ओके, लेट्स डाइव राइट इन। नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी जगह की बात करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया में दौलत और शोहरत का एक नया पैमाना सेट किया है। हम बात कर रहे हैं लेजेंडरी गोलकोंडा की। इस सफर के जरिए हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण मिट्टी का किला दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड हब बन गया और आखिर में कैसे इसका ड्रामेटिक पतन हुआ। चलिए इस शानदार कहानी को एक्सप्लोर करते हैं। तो इस विश्लेषण में हम मिट्टी के किले की शुरुआत से लेकर कुतुबशाही वंश के उदय, लेजेंडरी डायमंड हब बनने का सफर, औरंगजेब के 8 महीने लंबे घेरे और आखिर में गोलकोंडा की महान विरासत पर बात करेंगे। पहला हिस्सा है ओरिजिन्स ऑफ द मड फोर्ट, यानी गडोरिये की पहाड़ी से एक आउटपोस्ट तक का सफर। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस नाम की शुरुआत कितनी जमीनी थी। गोलकोंडा शब्द दरअसल तेलुगु शब्द गोलाकोंडा से आया है, मतलब गदेरिये की पहाड़ी यानी शेपर्ड्स हिल। सोचिए जरा, जो जगह आगे चलकर आयशो आराम और अपार धन का ग्लोबल प्रतीक बनने वाली थी, उसकी शुरुआत 11वीं सदी में काकतीय साम्राज्य के दौर में बस एक छोटी सी गदेरिये की पहाड़ी से हुई थी, जहां शुरुआत में बस एक मिट्टी का छोटा सा किला था। बढ़ते हैं अगले सेक्शन पर, राइज ऑफ कुतुबशाहीज यानी फॉर्जिंग एन एम्पायर। आइए इस सफर को एक टाइमलाइन पर देखते हैं। 11वीं सदी में वही काकतीय मिट्टी का किला। फिर 1518 में गेम चेंज होता है, जब सुल्तान कुली एक नए कुतुबशाही वंश की नींव रखते हैं। यहां से एक्सपेंशन शुरू होता है। 1590 तक आते आते राजधानी को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया जाता है और फिर आखिरकार आता है 1687 में औरंगजेब का ऐतिहासिक घेरा। यह सफर अपने आप में बहुत बड़ा ट्रांजिशन दिखाता है। और इन दो दौर के बीच का अंतर तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। कहां वो 11वीं शताब्दी का छोटा सा मिट्टी का आउटपोस्ट और कहां कुतुबशाही दौर का विशाल निर्माण। मिट्टी की दीवारें गायब और उनकी जगह आती हैं 5 किलोमीटर लंबी बेहद मजबूत ग्रेनाइट की दीवारें। और सिर्फ यही नहीं, इसके बाहर एक 7 किलोमीटर लंबी आउटर वॉल बनाई गई जो पूरी राजधानी को घेरे हुए थी। यह सिर्फ आकार का बदलाव नहीं था, यह क्लियर दिखाता है कि उनकी सोच कितनी विशाल थी। और ये डिटेल्स इनकी कमाल की इंजीनियरिंग को ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती हैं। इन्होंने किले के अंदर एक पूरा अकूस्टिक वार्निंग सिस्टम बनाया था। मतलब अगर कोई किले के फतेह दरवाजा के डोम के ठीक नीचे खड़ा होकर ताली बजाए, तो आर्किटेक्चर कुछ इस तरह डिजाइन किया गया था कि वो आवाज गूंजती हुई लगभग 1 किलोमीटर दूर बाला हिसार पवेलियन तक बिल्कुल साफ सुनाई देती थी, बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के। ये एक माइंड ब्लोइंग सिक्योरिटी अलार्म था। अब आते हैं इस कहानी के तीसरे और सबसे रोचक हिस्से पर, द लेजेंडरी डायमंड हब। आखिर इस किले के पास इतनी आकर्षक दौलत कहां से आई? देखिए, आज भी जेमोलॉजी यानी रत्न विज्ञान में गोलकोंडा सिर्फ एक लोकेशन नहीं है, ये हाईएस्ट क्वालिटी का एक अल्टीमेट स्टैंडर्ड है। कोलूर खदान के बिल्कुल पास होने की वजह से यहाँ बेहद रेयर टाइप 2A हीरे मिलते थे। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इनमें नाइट्रोजन की अशुद्धियां बिल्कुल नहीं होती थीं। ये हीरे लिटरली पूरी तरह से कलरलेस और फ्लॉलेस होते थे। आज के वक्त में भी जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका सबसे शुद्ध हीरों के लिए यही क्लासिफिकेशन यूज करता है। एक क्रूशियल हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। उस वक्त पूरी दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसी जगह थी जहां हीरे की खदानों के बारे में लोगों को मालूम था। और जब दुनिया में और कहीं हीरे हैं ही नहीं, तो नेचुरली गोलकोंडा ग्लोबल डायमंड ट्रेड का एपिसेंटर बन गया। दुनिया भर का पैसा और व्यापार यहीं खिंचा चला आया। और यहां मिलने वाले हीरे कोई छोटे मोटे पत्थर नहीं थे। इन मशहूर नामों पर गौर कीजिए। दारिया ई नूर, मशहूर होप डायमंड, दिलों पर राज करने वाला कोहिनूर, और विटल्सबख ग्राफ डायमंड। इन हीरों ने दुनिया के बड़े बड़े साम्राज्यों का इतिहास लिखा और मिटाया है। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि ये सारे बेहतरीन हीरे किसी न किसी वक्त पर इसी गोलकोंडा किले की तिजोरियों की शान बढ़ाते थे। और यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा अध्याय, औरंगजेब्स 8 मंथ सीज। क्योंकि इतिहास गवाह है, बेहिसाब दौलत हमेशा बड़ी तकलीफों को न्योता देती है। तो यहां एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है। एक ऐसा किला जिसे बिल्कुल अभेद्य माना जाता था, जहां ह्यूज ग्रेनाइट वॉल्स थीं और अनइमेजिनेबल दौलत छिपी थी, वो आखिरकार गिर कैसे गया? जनवरी 1687 की बात है। मुगल सम्राट औरंगजेब अपनी विशाल सेना के साथ इस किले पर एक भारी घेरा डालते हैं। ये मिलिट्री कैंपेन कोई छोटा मोटा हमला नहीं था, ये पूरे 8 महीने तक चलने वाला एक थका देने वाला सीज था। आखिरकार सेना किले में दाखिल होने में कामयाब हो गई और उन्होंने गोलकोंडा के आखिरी कुतुबशाही राजा
अबुल हसन तानाशाह को बंदी बना लिया। इस एक मिलिट्री एक्शन ने इस शानदार किले के सुनहरे दौर पर हमेशा के लिए पर्दा गिरा दिया। आखिरी हिस्सा, द लेगेसी ऑफ वेल्थ। किले की दीवारें बेशक टूट चुकी थीं, लेकिन इसका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। किले के पतन के सदियों बाद भी इसका कल्चरल इम्पैक्ट देखिए। 1880 के दशक तक आते आते इंग्लिश बोलने वाले लोग किसी भी बेहद अमीर खदान या सोर्स ऑफ वेल्थ को लिटरली गोलकोंडा बोलने लगे थे। रेनेसां और अर्ली मॉडर्न एरा में इस जगह की सच्ची फिजिकल दौलत एक मिथ, एक ग्लोबल लेजेंड में बदल चुकी थी। और लिटरेचर पर इसका असर और भी गहरा था। इंग्लिश के प्रसिद्ध कवि जॉन कीट्स की ये लाइन देखिए, हैज़ thou from the caves of Golconda a gem pure as the ice drop that froze on the mountain। ये कोड क्लियरली दिखाता है कि ये नाम शुद्धता, मिस्ट्री और बेशकीमतीपन का कितना बड़ा प्रतीक बन चुका था। इस विश्लेषण के अंत में एक बड़ा दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है। अगर एक छोटी सी गदरिये की पहाड़ी पर बना एक मिट्टी का किला दुनिया में दौलत का सबसे बड़ा ऐतिहासिक प्रतीक बन सकता है, तो सोचिए आज के दौर में ऐसे कौन से नए साम्राज्य बन रहे हैं जिनकी कहानी आने वाले कल की इतिहास की किताबों में इसी तरह गूंजेगी। ये उम्मीद की जाती है कि गोलकोंडा का ये एपिक सफर सभी दर्शकों के लिए क्लियर और एंगेजिंग रहा होगा।